नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजनीतिक पार्टियों ने 2023 में ही 2024 की तैयारी करनी शुरू कर दी है। संगठन मजबूती और जनता से संवाद में जुटे राजनीतिक दलों के लिए 2024 अब ज्यादा दूर नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लिए भी 2024 का चुनावी साल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इन दोनों चुनाव से पहले 2023 में प्रदेश के कई जिलों में निगम के चुनाव भी हैं और इनकी अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। ऐसे में बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी सभी बूथ स्तर पर अपने अपने कैडर को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी ने 6 अप्रैल तक हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने की तैयारी कर ली है और सत्ता में सरकार की साझेदार जेजेपी भी संगठन की मजबूती पर ध्यान दे रही है। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है। कांग्रेस के नेता गांव-गांव जाकर के अपनी उपलब्धियां और सरकार की कमजोरियों को बता रहे हैं। वहीं एक विधायक वाली इनेलो भी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगी है। पार्टी के एकमात्र विधायक अभय चौटाला पूरे प्रदेश में परिवर्तन पदयात्रा पर निकले हैं, जनसंवाद कर रहे हैं, अपनी मजबूत तैयारी का दावा कर रहे हैं। लेकिन सफलता यहां पर किसको मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बहस। हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन राजनीतिक दलों की ये तैयारियां उनको कितना चुनावी फायदा पहुंचाएंगी, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। तो संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी संगठन स्तर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। कांग्रेस की तरफ से पहले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के माध्यम से कांग्रेस जनता के बीच में जाकर के संवाद स्थापित कर रही है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी परिवर्तन पदयात्रा के जरिए लोगों के बीच में जाकर के अपनी जगह को बनाने की कोशिश कर रही है। तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी संगठन के मजबूती पर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब चुनावी साल है, 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, फिर विधानसभा का चुनाव होना है। लेकिन इसमें जीत किसको मिलेगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से जो क्रम है वो यही है, क्योंकि नगर निगम की तो पूरा ही हो चुका है समय और अभी सबसे पहले लोकसभा का मई 2024 को समय पूरा होगा और ऐसे ही विधानसभा का अक्टूबर 2024 में समय पूरा होगा। तो ये सभी जिला मुख्यालयों पे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए, उसे बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए ली गई है। संगठन को प्रभावी बनाने के लिए मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक बूथ सखी, एक बूथ एजेंट की मजबूत टीम खड़ी करने का काम करे। हाथ से हाथ जोड़ो की अभियान की शुरुआत हुई है बेरी से और जो है इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। भाजपा का जो 9 साल का शासनकाल रहा हरियाणा के अंदर, बहुत ही विफल सरकार साबित हुई। आज बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में हरियाणा देश में आगे पहुंच गया है और विकास में पिछड़ गया है। ऐसे में लोगों के बीच में हम जाएंगे और लोगों में जागृति लाएंगे और लोगों को ये हमारा संकल्प है। मैंने जो यात्रा शुरू करी है, आज इस यात्रा की प्रदेश में सख्त जरूरत है। उसका एक बड़ा कारण है, पिछले 3 वर्ष से इस प्रदेश और देश के अंदर भाजपा की जो सरकार है, भाजपा के साथ सरकार है, लोगों से बड़े वायदे करके सत्ता में आए हुए लोग हैं। लोगों की संख्या जो है अपार है, हजारों लोग जो उस यात्रा में शामिल है। हर गांव के अंदर महिलाओं की, बच्चों की, नौजवान साथियों की, बुजुर्गों की संख्या देखने लायक। हर हालत में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। ये लुटेरे जाएंगे और कमेरे का राज बनेगा। चौधरी देवीलाल ने हमेशा कमेरे वर्ग की हिमायत करी, उन्होंने उनके लिए लड़ाई लड़ी, उन्होंने उनको हमेशा सत्ता में रहते हुए उनके लिए अच्छे बड़े फैसले किए और सत्ता से बाहर थे, अगर कोई उनकी अनदेखी करता था तो फिर उसकी लड़ाई लड़ते थे। आज उन्हीं की नीतियों पे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चल रही है। आज सत्ता में बैठे लोग जो है कमेरे को कमजोर कर रहे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हर हालत में लुटेरों को भगाएंगे, कमेरों का राज बनाएंगे। अभी आगामी चुनाव हैं फरीदाबाद, मानेसर और गुड़गांव नगर निगम के, उसकी तैयारियों में हम जुटे हुए हैं।
रामविलास शर्मा जी, कमल गुप्ता जी, संजय भाटिया जी को हमने इंचार्ज बनाया हुआ है। रामविलास जी मानेसर, संजय भाटिया फरीदाबाद और कमल गुप्ता जी गुड़गांव। जोरदार तैयारियां चल रही हैं। काम को आगे बढ़ाते हुए और संगठनात्मक गति को आगे बढ़ाते हुए हमने अभी हर बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाने का लक्ष्य लेकर चले हुए हैं। इस लक्ष्य को 6 अप्रैल तक हम पूरा करेंगे। 19 मार्च को प्रदेश के सभी शक्ति केंद्र प्रमुखों की एक सामूहिक बैठक जो है बुलाएंगे, जिसमें जितने भी हरियाणा के शक्ति केंद्र हैं लगभग 4,500 शक्ति केंद्र प्रमुख उस बैठक में हाजिर होंगे और वहाँ से एक पूरी तैयारी के साथ उनको 6 अप्रैल की तैयारी के साथ भेजा जाए। चलिए, आज की बहस के सवाल है उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सवाल आज की बड़ी बहस का पहला यही है कि निगम चुनाव की बारी है, किसकी कितनी तैयारी है। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि सबसे पहले निगम के चुनाव होंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी, ये दूसरा और अहम सवाल। और अन्य राजनीतिक पार्टियां भी जिस संगठन की मजबूती के लिए लगातार जनता के बीच में जा रही हैं, उससे उनको कितना फायदा मिलेगा। आज इन सारे विषयों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साल है 2024 का चुनाव, लेकिन उसके पहले ही 23 में आप देख रहे हैं कि पार्टियां अभी से अपने अपने प्रयास में लगी हुई हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत आपका चर्चा में। एडवोकेट मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनदीप बिश्नोई जी, आपका भी स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण अत्रे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। हालांकि 2024 तो अभी एक साल हम लोगों के पास है, लेकिन 23 में हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले निगम के चुनाव होने हैं। दोनों ही स्तर पर मैं समझना चाहूं तो निगम चुनावों से मैं शुरुआत करूंगा। कितनी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और कितने आश्वस्त हैं जो 3 निगम में चुनाव होने वाले हैं? देखिए आयुष भाई, आपने 2 सवाल पूछे, कितनी तैयारी है और कितने आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है इन तीनों निगम चुनाव के लिए और हम 100% आश्वस्त हैं कि तीनों निगमों में भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा संगठन, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्वयं ये बात कही पत्रकार साथियों को कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तो जब विरोधी किसी संगठन की तारीफ करते हैं, आयुष भाई आप समझ सकते हैं कि संगठन की मजबूती का स्तर क्या होगा। इसको और ज्यादा मजबूत किया जाए, इसके लिए जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी ने भी बताया। लेकिन प्रवीण जी, विरोधियों को अगर आपकी ताकत का असल अंदाजा हो जाए तो आपके लिए भी मुश्किल हो सकती है। नहीं, देखिए, मैं अगर आप युद्ध नीति के हिसाब से बात करें कि विरोधी को ताकत का अंदाजा हो जाए, विरोधी को ये अंदाजा है कि मजबूत है, लेकिन कितने मजबूत है और कितना मजबूत और होने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं अभी धनखड़ जी ने भी बताया कि हर बूथ पे पन्ना प्रमुख को जोड़ने का काम, जो 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस है तब तक का टारगेट दिया गया है, लगभग 1 लाख नए लोगों को जोड़ने का टारगेट। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस पे 5 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों पे पार्टी का झंडा फहराएंगे। उससे पूरे हरियाणा का जो है वो भाजपा में हो जाएगा। ये सुबह 9 बजे 6 तारीख को देखने को मिलेगा। और अगर हम चुनावी दृष्टि से बात करते हैं आयुष भाई, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभाली, जितने चुनाव प्रदेश के अंदर हुए हैं, चाहे विधानसभा के उपचुनाव की बात करें, आम चुनाव की बात करें, चाहे निकाय चुनाव की बात करें, जितने चुनाव हुए आप सभी चुनाव को उठा के देखिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है। 2019 का चुनाव, 5 साल सरकार चलाने के बाद जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के जो मत थे उनमें 3.5% मतों में और बढ़ोतरी कर लेती है। मतलब 5 साल सरकार चलती है तो हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के काम को सराहते हुए और ज्यादा मत देती है भारतीय जनता पार्टी को। नंबर 1। नंबर 2, 4 उपचुनाव हुए हैं विधानसभा के, जिसमें 50% जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। एक में कांग्रेस जीती, एक में एनएलडी जीती, मतलब 25-25%। उसके साथ साथ जहां पे कांग्रेस और एनएलडी भी जीती, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले अपने वोटों के अंदर इजाफा की। ये दूसरी बात। निकाय चुनाव हुए, 5 निकाय में चुनाव हुए थे, आपको याद होगा, करनाल, पानीपत, हिसार, रोहतक वगैरह 5 के 5 निकाय भारतीय जनता पार्टी ने जीते। उसके बाद 3 निकाय चुनाव फिर हुए जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीता, कांग्रेस ने केवल 3 में से 1 ही जीता। अंबाला के अंदर शक्तिरानी शर्मा जी जीती थी, जिनका समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम सब जानते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी।
इसके अलावा अगर आप देखते हैं जब 46 म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कमेटीज के चुनाव हुए थे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 62% काउंसिल और कमेटीज के अंदर जीत हासिल की थी। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा प्रदेश में अपने काम के जरिए, आप जो मनोहर जी ने प्रदेश में विकास किया है उसके जरिए लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है। और जो आने वाले 3 निकाय हैं इसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी ठीक है। प्रदेश में नहीं, मैं 24 विधानसभा लोकसभा पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन अभी पहले सेगमेंट में मैं निकाय चुनाव पर थोड़ा सा रहता हूं। गर्ग साहब, निकाय चुनाव को लेकर के तैयारी क्या है? क्योंकि राजनीतिक तौर पर अभी हम लोग सुन रहे थे, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी कहा कि 3 बड़े चेहरे, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी एक एक निकाय की, लेकिन आप लोग कितना तैयार हैं निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए, निकाय चुनाव के लिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने 1.5 महीने पहले ही कमेटियां गठन कर दिया गया है। गुड़गामा है, फरीदाबाद है, मानेसर है, सब कमेटियां बन चुकी है और कमेटियां द्वारा मीटिंगें हो चुकी है। जो हमने प्रत्याशी उतारने हैं नगर अपने परिषद में, नगर निगम में, उनका भी चयन की जिम्मेवारी हमने लगा रखी है। और हम दावे के साथ कहते, पहले कभी हमने ये निगम का चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ा था, पहली बार ही हम सिंबल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन हमारा रहेगा। हम तीनों जो आज चुनाव हो रहे हैं निगम के, तीनों सीटों पर कांग्रेस अच्छी जीत हासिल करेगी, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। जहां तक कि इन्होंने कहा भी हमारा संगठन मजबूत है, देखो संगठन तो हर एक पार्टी अपना अपना संगठन का काम करती है। ये नीलो हो, जेजेपी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, वो अपना इंटरनली सबका मामला है। हर एक आदमी संगठन के दम पे ही काम करता है और संगठन के सहारे ही गाड़ी चलाता है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे तरह से फील्ड के अंदर है। कांग्रेस के सभी नेता कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान हमने चलाया हुआ है, जिसके अंदर हम जनता को हमारी योजनाओं को बता रहे हैं और सरकार से किस प्रकार लोग दुखी है, महंगाई की मार से, बेरोजगारी से, खराब कानून व्यवस्था से, जिस प्रकार प्रदेश का किसान सरकार से दुखी है, किसान है, कर्मचारी है, मजदूर है, सरपंच है, व्यापारी है, सब दुखी आपके सामने है। कल किस प्रकार सरपंचों के ऊपर, पंचकूला के ऊपर दुड़ा कर पिटा गया। एक हफ्ता पहले ओल्ड पेंशन के बारे में सरकारी कर्मचारियों को पिटा गया। ये सारी दुनिया देख रही है और सारी दुनिया आपके चैनल पे भी बोल रही है। आज सरकार से हर एक वर्ग का नागरिक दुखी है और इनसे मुक्ति चाहता है। नगर निगम के साथ साथ विधानसभा में भी और लोकसभा के अंदर भी इनका चुगड़ा साफ होना तय है। आयुष जी और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। आप देखिए, चुने हुए सरपंच, देखो विधायक जैसे चुने जाते हैं, जिस प्रकार लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, उसी प्रकार सरपंच चुने जाते हैं। खुद गांव की अपनी की पंचायत होती है, गांव का सरपंच जो है गांव के विकास कराता है। इन्होंने 6200 सरपंचों पर लाठी नहीं बरसाई, इन्होंने 6200 गांवों के ऊपर लाठी बरसाने का काम किया है और इनको इस बात का खिमाजा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार इन्होंने किसानों के साथ किया, जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी को साथ किया, सारी दुनिया देख रही है। ये तानाशाही सरकार है, लाठी डंडे के जोर के ऊपर ये सरकार को चलाना चाहती है। मनमर्जी फरमान जारी करके जनता पर थोपना चाहती है और जनता इस टाइम होशियार हो चुकी है। जनता इनकी तानाशाही रवैया से बिल्कुल पूरी तरह से आयुष जी परेशान है। इसमें चलिए, और अब ये देखेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं गर्ग साहब, ये जमीन पर उतरती कितनी है। मनदीप जी, अब आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, एक तो अभी हम लोग निगम चुनावों को लेकर के देख रहे हैं, क्या गठबंधन के साथ लड़ने का अभी पूरी तरीके से आप लोग इसी फैसले पर हैं कि निगम के अभी जो 3 चुनाव हैं और उसको लेकर के तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, हमारे शीर्ष स्तर के नेता कह चुके हैं कि पहले भी जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें गठबंधन ने चुनाव लड़ा था और नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें दोनों पार्टियों का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके इस बारे में तालमेल बैठा के तय करेगा कि चुनाव किस प्रकार से लड़ेगा। जब सरकार गठबंधन में चल रही है तो चुनाव भी गठबंधन में ही लड़ा जाता रहा है और लड़ा जाएगा। आप देखिए कि कोई भी चुनाव
होता है उसमें बड़े अच्छे सलीके से सांगठनिक तौर पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता है। गठबंधन सरकार बेहतरीन काम कर रही है। यही कारण है कि लगातार चाहे वो निकाय के चुनाव हो, चाहे वो जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव हो, चाहे उनके जिला परिषद पार्षदों के चुनाव हो, उन सब के अंदर गठबंधन के प्रत्याशी ही चेयरमैन बने हैं। और गर्ग साहब ने एक बात कही कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है सिंबल पर। मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि अपनी बात पे टिके रहें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कांग्रेस कहती है हम चुनाव लड़ेंगे और बाद में वो बैकफुट पे चले जाते हैं, बैकआउट कर जाते हैं अपने निर्णय से। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चुनाव लड़ें, आपका स्वागत, आपको पता लगेगा कि जनता क्या करने वाली है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं ठीक है, आप ठीक है, लेकिन अब वो यही कह रहे हैं ना कि आप इस स्टैंड पे रहिएगा। लास्ट टाइम में ये ना हो कि आपकी कोई कमेटी बनी और आप लोगों ने सर्वे किया और आपने कहा कि आप सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मैं समझ गया मनदीप जी का इशारा किस तरफ था। मैं इशारा उनका समझ गया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये ना हो ना कि नहीं देखिए हमारे संगठन ने ये फैसला किया या हमारे नेतृत्व ने फैसला किया। कई बार हो चुका है। नहीं ठीक है, वो बिल्कुल आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन भाई अब वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर वो आप पे कटाक्ष तो करेंगे ना। आप उस स्टैंड पे रहिए, बस बात खत्म हो गई। हमने तो शुभकामनाएं दी, आपने कह दी, आपने तो चैनल पर कही ना ये बात। और आयुष भाई आगे ये बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने पूरे हरियाणा का दौरा किया है, एक एक जिले में जाकर के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है। उनको ये कहा है कि एक एक बूथ पर जाकर के जो नए वोट बन रहे हैं उनसे संपर्क साधिए, हर बूथ पर एक बूथ योद्धा बनाइए, एक बूथ पर हर बूथ संयोजिका बनाइए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। जिस प्रकार से जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय कि कार्यकर्ता का मान सम्मान, कार्यकर्ता की इच्छाओं के अनुसार, जब आप सरकार में हैं तो उनके अनुसार काम कीजिए, उनकी जो भावनाएं हैं उनके अनुसार काम कीजिए। निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में, गठबंधन सरकार में है और जितना सरकार की तरफ से किया जा रहा है, मैं मानता हूं कि दोनों पार्टियों का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बेरोजगार को रोजगार देने की बात है, चाहे और कोई जो बहुत सी छोटे जो पंचायत के अंदर महिलाओं का जो भागीदारी की गई, जो राशन के लेकिन ठीक है, आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, मैं इस विषय पर आऊंगा और मैं थोड़ा सा भी आपसे और डिटेल समझूंगा, लेकिन उसके पहले पंजेटा जी कितना तैयार हैं अभी निगम चुनाव को लेकर के? देखिए आयुष जी, हमारा जो फोकस है वो अब लोकसभा और विधानसभा जो हमारी जो तैयारी है वो हम मान के चल रहे हैं कि अगर साथ भी होते हैं चुनाव, जो कि जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो तैयारी हो निश्चित तौर पे, एक तो हमारा जो फोकस है, हमारी जो यात्रा है, उसके जरिए हम जो गांव-गांव में सड़कों पे जो हम जितना भी हमारा संवाद होगा, जो हम जागरूकता लाने की कोशिश करेंगे, जो भी है हमारी यात्रा के जरिए, तो हमारा फोकस अब उस पे है। और ऐसा नहीं है, हम जो अच्छे कैंडिडेट हो गए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो गए, उन कैंडिडेट्स को हमारा समर्थन भी रहेगा और हमारा इसमें पूरी रुचि भी रहेगी। दूसरा, यहाँ पे 2-3 बातें इन्होंने कही कि जन भावनाओं के हिसाब से काम करना। तो आपके मंत्री हैं देवेंद्र बबली, क्या वो जन भावनाओं के हिसाब से आप काम कर रहे हैं? आपने महिलाओं का जिक्र किया, तो क्या महिलाओं के साथ इंसाफ हो रहा है? किस तरह महिला सरपंचों को पुरुषों ने वहाँ पे जींद के अंदर जो उनके बर्बरता करी, उनको फिर गिरफ्तार भी किया गया, जेल में भी रखा गया। यहाँ पे भी आपने जैसी बर्बरता अपनाई है, आपके मंत्री जो इतनी जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो टीवी चैनल पे मुझे नहीं लगता एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो गाँव के सरपंच हैं उनके लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। वही संविधान की शपथ वो भी लेके आती हैं। इन्होंने बात करी आगे कि हमारा गठबंधन काम करेगा। देखिए आयुष जी, बात ऐसी है कि जो भाजपा को फुल मेजोरिटी नहीं दी हरियाणा की जनता ने, उस वक्त भी सारे मंत्री हरा दिए थे इनके, और इनको जजपा वालों ने तो एजेंडा इनका जिस तरीके की ये बातें बोलते थे वो सबको पता है, मुख्यमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए, तो उनके अगेंस्ट वोट मांगने पे आए थे। ये नहीं भूलना चाहिए। तो इनका तो ये रहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपने आप में पूरा ऐसा होना चाहिए। लेकिन विधानसभा के और जो लोकसभा के चुनाव होंगे, जैसे मर्जी जो अतीत के अंदर निर्णय आए हों, जैसे भी रहे हो, लेकिन वो चौंकाने वाले रहेंगे निश्चित तौर पे। और एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत सेंटर में कांग्रेस की भी सरकार थी, पूरा उड़ा के ले गई थी, हरियाणा से कहीं निशान नहीं था।
तो 10 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल ने ही विपक्ष की मुख्य विपक्षी दल की जो है भूमिका निभाई। तो अगर ये सोचते हैं तो देखिए नहीं, लेकिन पंजेटा जी, इनका फिर अपना अगर जो आप, है ठीक है, आपने ये कहा कि आप लोग का फोकस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, तो लड़ाई हमने असली तैयारी है कर ली। किसके साथ आपकी? बीजेपी को हराना नहीं। है, या क्योंकि कांग्रेस भी तो साथ में है ना भाई? अब कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस तो कह रही है कि वो सभी है। सत्ता में वापस आने वाली भी विधानसभा के चुनाव में। नहीं, देखिए लोकतंत्र में हम किसी भी पार्टी को ऐसे थोड़ी ना कि सभी हैं ऐसे, तो लड़ेगी, भाजपा भी लड़ेगी, जजपा भी लड़ेगी, वो तो जनता के ऊपर है। वो ये थोड़ी ना कि हम किसी को रोक सकते हैं चुनाव लड़ने से। सभी स्वतंत्र है दोहरी चुनाव चुनौती है ना, मैं लड़ने यही की, तो ऐसा- समझना चाह रहा हूं ना, क्योंकि जनता के पास जब आप जाएंगे तो उनके पास एक ऑप्शन जननायक जनता पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, फिर आप अपनी खुद पार्टी है, वोटर भारतीय लिस्ट जनता में पार्टी है। वोट- तो आपका वोटर- स्टैंड क्या है? मतलब कैसे आप जनता को कन्विंस करेंगे? देखिए वोटर लिस्ट में बहुत सी पार्टीज होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, सब हैं। तो हमारा तो देखिए जो आज हरियाणा के ऊपर कर्ज है, उस टाइम क्या कर्ज था हरियाणा के ऊपर, ये सब जनता जानती है कि इतना कर्ज चढ़ गया हरियाणा के ऊपर। बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, अग्निवीर जैसी योजनाएं हैं, स्कूलों की जो है जर्जर हालत है, बुढ़ापा पेंशन को लेके अभी आपको पता है 5100 का इन्होंने वादा किया था। अब तो अगर ये 1 महीना पहले बोल दे हमने कर दिया अनाउंस, तो वो जनता एक्सेप्ट थोड़ी ना करेगी। उसके बाद जो कर्मचारी हैं ओपीएस वाले, अभी पीछे इन्होंने उनका भी, उनके यही इसी जगह पे जहाँ सरपंच बैठे हैं हमारे सरपंच भाई, तो उनके साथ क्या इन्होंने किया, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ किया, प्रॉपर्टी आईडी का इशू रहेगा। देखिए इश्यूज बहुत है हरियाणा के अंदर। भाजपा की सरकार में इश्यूज की कोई कमी नहीं है। ये जो रास्ता है ये हमने ज्यादातर बंद ही देखा है। कोई ना कोई वर्ग, चाहे कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, चलिए, चाहे महिला हो, बहुत सारे मुद्दे चाहे पंजेटा जी आपने महंगाई गिना का दिए हैं। अब इसी से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए प्रवीण अत्रे जी, किसान की आएगी। अगर हम लोग जी, 24 के आयुष्मान चुनाव को देखें तो कंपेयर हम लोग फिर 19 के चुनाव में करेंगे। लोकसभा का चुनाव होता है, प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों ने देखा बहुत शानदार, लेकिन उसी के बाद जब हम विधानसभा में देखते हैं तो आप फुल मेजोरिटी तक नहीं पहुंचते हैं, भले आप कहिए कि आपका वोट परसेंटेज बढ़ा। अब 24 में तस्वीर कैसे बदलेगी? देखिए ऐसे आयुष भाई, पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने विरोधी मित्रों की या 2 बातें विशेष तौर पे उनका जवाब दूंगा, उससे लगभग आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। देखिए आपने देखा कांग्रेस के प्रवक्ता ने छूटते ही बात कहां से शुरू करी, जहां जिस बात को वो पिछले 8 साल से बोल रहे हैं। मतलब एक स्क्रिप्ट है जिसको कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता लगभग 8 साल से बोल रहे हैं, वही स्थिति आईएनएलडी की है। और वो स्क्रिप्ट क्या होती है कि इस सरकार से किसान नाराज है, इस सरकार से युवा नाराज है, इस सरकार से छोटा दुकानदार नाराज है। ये स्क्रिप्ट रटिटाई ये हर बार बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे देती है भारतीय जनता पार्टी को, फिर ये उस स्क्रिप्ट को दोबारा बोलना शुरू करते हैं। फिर कोई चुनाव आता है और प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे देती है भारतीय जनता पार्टी को। इससे पता लगता है कि दुखी वर्ग नहीं है, दुखी हमारे ये विघन संतोषी स्वभाव के जो मित्र हैं ये दुखी हैं। क्योंकि कारण देखिए, अब ये पारदर्शिता का विरोध कर रहे हैं। आपने मेरे ख्याल से आयुष भाई पहली बार देखा होगा कि कोई राजनीतिक दल ऐसी व्यवस्था का विरोध करे जो व्यवस्था पारदर्शिता लाए। आपको याद होगा जब हरियाणा सरकार ने डीबीटी किया था, बुजुर्गों की पेंशन सीधा खाते में जाएगी, तभी इन विघन संतोषी लोगों ने विरोध किया था और बड़े अलग अलग तर्क दिए थे। बुजुर्गों का बैंक में खाता नहीं होता, गांव में तो बैंक नहीं होता, बुजुर्ग बैंक में कैसे जाएगा, वगैरह वगैरह इस तरह के तर्क दिए। लेकिन जब डीबीटी के जरिए बुजुर्गों के खाते में पेंशन जाना शुरू हुआ और बुजुर्गों को जो उससे सहूलियत मिली, उसका नतीजा आपने आने वाले चुनाव में देखा। फिर जब इस सरकार ने पढ़ी लिखी पंचायतों का निर्णय लिया, तब भी लोगों ने विरोध किया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक से ये लोग उसका विरोध करने चले गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और उस योजना को दूसरे प्रदेशों ने अपनाना शुरू किया। जब किसान की फसल का पैसा सीधा किसान के खाते में जाएगा, तो यही बजरंग जी थे जो चैनल पे आगे बोलते थे, साहब ये तो आड़ती और किसानों का रिश्ता खत्म करने वाली बात है, किसानों के साथ ये तो धोखा है, वगैरह वगैरह। जब किसान भाइयों के खाते में पैसा जाना शुरू हुआ उनकी फसल का, तो उसका जो आनंद किसान भाइयों को आया, उसका नतीजा फिर हमने आने वाले चुनाव में देखा। तो ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि व्यवस्था में बदलाव आए। और क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण। जब डीबीटी के जरिए सीधा बुजुर्गों की पेंशन खाते में जानी शुरू हुई आयुष भाई, उन्हें 3 लाख पेंशन ऐसी पता चली जो लोग इस दुनिया में नहीं थे, उनका पैसा जा रहा था। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था? डीबीटी के जरिए जब योजनाओं का लाभ जो पात्र व्यक्ति के खाते में सीधा पहुंचना शुरू हुआ, 1132 करोड़ रुपया हरियाणा के जनता का बचना शुरू हो गया। वो पैसा किसकी जेब में जा रहा था? ये वही लोग थे जो इसकी आलोचना करते थे, क्योंकि दर्द कहीं और था। अब वो दर्द यहां पे भी झलक रहा है। अब जैसे एक बात कही गई है कि जन भावना, देखिए जन भावना के अनुरूप काम हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा?
ये चैनल पे बैठ के अगर पंजेटा जी कुछ कहेंगे या गर्ग साहब कुछ कहेंगे, वो तो जनभावना नहीं है। जनभावना पता चलती है जब चुनाव होता है, और जब भी चुनाव होता है आशीर्वाद मिलता है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि काम जनभावना के अनुसार हो रहा है। अब यहाँ पे छूटते ही एक जो रटी रटाई स्क्रिप्ट है कि देखिए जी हरियाणा पे कर्ज बहुत बढ़ रहा है, हरियाणा की बेरोजगारी। मैं जब ये सवाल पूछता हूं कि साहब आप लोग सत्ता में रहे, आप सरकार एक कस्टोडियन होती है आयुष भाई, जनता और कस्टोडियन के तौर पे बिठाती है कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो, हमारे हक में पैसा खर्च। लेकिन होता क्या था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि विकास के ऊपर खर्च करते थे उड़ा साहब मात्र 4,550 करोड़ रुपए मात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वर्तमान सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोविजन किया कितना 57,000 करोड़ रुपए। तो ये कैसे बढ़ गया? विकास के ऊपर इतना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैसे खर्च होना शुरू हुआ? क्योंकि आर्थिक प्रबंधन अच्छा होना शुरू। हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है 2.96 हो गया। ये कम कैसे हो गया? बेहतर आर्थिक प्रबंधन की वजह से। और जिस तरह से पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा, हरियाणा के हर कमजोर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता हरियाणा सरकार ने शुरू की, जिस तरह से पेंशन बुढ़ापा पेंशन के अंदर बढ़ोतरी की, ये इस तरह की योजनाएं जब तो ये विरोध प्रदर्शन जो हम लोग प्रवीण जी देखते हैं, ये कारण क्या है? अगर आपकी योजनाएं इतनी बढ़िया हैं तो ये जो कभी कर्मचारी, कभी ये पंचायत के प्रतिनिधि, कभी अलग अलग वर्ग को हम लोग फिर क्यों देखते हैं इस तरह से विरोध प्रदर्शन करते हुए? आपकी योजनाएं अगर इतनी बेहतर हैं तो लोग तो खुश होने चाहिए, उनको तो विरोध प्रदर्शन करना ही नहीं चाहिए। ऐसा है आयुष भाई ऐसा है कि कुछ, मैंने जैसे पहले भी कहा, कुछ विघन संतोषी किस्म के लोग होते हैं। उनका प्रयास ये होता है कि जनता को किसी तरह से बरगलाया जाए, जनता के अंदर झूठ फैलाया जाए, बार बार एक ही बात रटी जाए कि बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। और जब हरियाणा सरकार विधानसभा में आंकड़े देके बता देती है कि भाई हरियाणा के अंदर मात्र 6 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हम बेरोजगार हैं, मात्र 6 लाख, यानी कि वो लगभग 6% के आसपास बैठता है। उसके बाद भी इन विघन संतोषियों को तसल्ली नहीं होती, फिर ये जाके जनता के बीच में झूठ बोलना शुरू करते हैं। ये प्रयास करते हैं कि अपने कार्यकर्ता को किसी आप ये कह रहे हैं कि जनता के बीच में पहले भी गए और इस बार भी जनता इनकी बात पर नहीं आने वाली। गर्ग साहब पिछले 8 साल से कर रहे हैं। ठीक है गर्ग साहब, मुझे बताइए, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे और इस चर्चा में भी ये बात उठी कि आप लोग तो बार बार इसी बात को कहते हैं, जनता आपके ऊपर इसीलिए भरोसा नहीं कर रही। और हम लोगों ने तो रणजीत चौटाला का भी स्टेटमेंट आज ही उन्होंने दिया, वो तो कह रहे हैं आप हाथ से हाथ जोड़िए या हाथ से पैर जोड़िए, कुछ नहीं होने वाला, आपको लोग सीरियस नहीं लेते हैं। कैसे इसको देखा जाए गर्ग साहब? आयु जी, यहाँ रणजीत चौटाले की बात आपने सवाल किया, वो मेरा मित्र है, हमारा साथी है, हमारे साथ ही था, और हुड्डा साहब के टाइम में ये प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन था। और उनका स्टेटमेंट आपने पहले भी कई बार सुना, उसने बार बार बयान दिया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सीनियर नेता है और कांग्रेस में एक क्षत्रिय नेता है, और हरियाणा में अगर सरकार बन सकती है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बन सकती है। एक बार नहीं अनेकों बार उसने बयान दिया। आज वो आजाद विधायक है, सरकार के साथ है, तो सरकार की भाषा थोड़ी बहुत तो बोलनी पड़ेगी ना, उसमें कोई दो राय नहीं। मेरे साथी ने कहा बुढ़ापा पेंशन, हमने उसको बचा दिया, गलत बुढ़ापा पेंशन दे रही थी। ये जो जितने ताई जिंदा है और फुफ्फे जिंदा थे, उनकी पेंशन आपने काटी, और पूरे हरियाणा के अंदर विरोध प्रदर्शन हुआ और बुजुर्ग लोग सड़कों पर आए, मैं जिंदा हूं, मेरी पेंशन काट ली है देखो। और यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के यहाँ भी प्रदर्शन करने गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई। और आपको पता है जिंदे बुजुर्गों ने वहां पर एक बारात भी निकाली पेंशन काटने के बाबत रोहतक के अंदर। तो ये तो उनका हालात है। गरीबों का मुंह का निवास छीना, राशन कार्ड काट दिए, इन लोगों का ये स्थिति है। ये कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भाई मैं मान गया दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी, मगर आप ये बताइए, ये निकाय चुनाव हुआ, उसके अंदर 25% वोट मिले इनको। आरे किससे? आरे आजाद उम्मीदवारों से। जो एक आजाद उम्मीदवार था उसने दुनिया विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को हरा दिया। ये तो इनके हालात है। कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। दूसरी बात ये कहते हैं सरपंचों के बारे में, भाई ये कुछ लोग हैं बुकावा करते हैं। अरे भैया आपकी पॉलिसी इतनी बढ़िया है तो फिर आप लोग समझाते क्यों नहीं? ये नुमाइंद सरकार की भी अच्छी पॉलिसी लेकर आए हैं आपके लिए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? हम आपके लिए ये करेंगे, इससे आपको फायदा मिलेगा, आप समझाइए। या तो समझाओ या समझे, आप दोनों काम ही नहीं कर रहे। आप लाठी डंडे के जोर पर उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। आयु जी 2 साल से गांवों में पंचायत चुनाव नहीं हुए, आपके सामने 2 सालों में 1 रुपया विकास का नाम
कामों में नहीं, ना सड़कें बनी, ना नालियां बनी, ना सफाई व्यवस्था हुई, और सिर्फ कागजों में जिस प्रकार नगर निगम के अंदर फरीदाबाद में 200 करोड़ रुपए फर्जी बिल बनाकर घोटाला किया गया, इसी प्रकार गांव के अंदर भी 2 साल के अंदर फर्जी तो बिलिंग गर्ग करके साहब, महंगाई, बेरोजगारी या फिर भ्रष्टाचार, ये मुद्दे तो आप लोग 19 में भी उठा ही रहे थे ना, इनमें से कुछ अलग तो था नहीं। ये और हो सकता है कि 2-4 चीजें आप उसमें और ऐड करें, लेकिन मुझे बताइए उसके बाद भी जनता ने पूरा मैंडेट आपको क्यों नहीं दिया फिर प्रदेश के अंदर? आपके साथ तो जुड़ जाना चाहिए था जनता को। मुद्दे नहीं है आयु जी, तो अनेकों मुद्दे हैं। बुढ़ापा पेंशन लगा लो, या राशन कार्ड का लगा लो, सरपंचों पे लाठी चार्ज लगा लो, ओल्ड पेंशन का मामला लगा लो। आप देखोगे जो ये कहते थे हम हमारी सरकार आने पर 33 रुपए पेट्रोल दे देंगे, आज वो 100 पार कर दिया। ये भी अमित शाह आपको बयान सुनाता हूँ, कहता था होली और दिवाली पर हर परिवार को एक गैस रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे, और इन्होंने रंग में भंग डाल दिया। होली के ऊपर मुफ्त सिलेंडर देने के बजाय 50 रुपए रसोई गैस सिलेंडर और बढ़ा दिया। ये आपके सामने है। महंगाई का मुद्दा ले लो, बेरोजगारी हरियाणा में आज भी सारे अखबार में छपी हुई है। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर स्थान के ऊपर। ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, ये कोई CMI की रिपोर्ट नहीं, कहते वो कांग्रेस की एजेंसी है, ये फलाना एजेंसी, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। और केंद्र सरकार के आंकड़े ये भी कहते हैं कि हरियाणा के अंदर बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। आप इनके देखिए, अब इतने सारे मुद्दे आपने गिनवाए, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाई जनता कनेक्ट हो जाए, कम से कम इतना तो आपको सीट दे कि आप बना सकें, सरकार बना ले फुल मेजॉरिटी के साथ में। लेकिन कैसे होगा, इसके लिए हम लोग तो फिर इंतजार करेंगे ना। मुद्दे कुछ बदले नहीं है, क्योंकि आप उसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। मनदीप जी, मनदीप जी, मेरा सवाल यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि 19 के अंदर जो परिस्थितियां थी जननायक जनता पार्टी के लिए, या जो कैंपेन जननायक जनता पार्टी ने चलाया, नतीजा ये हुआ कि सीटें आप लोगों ने जीती। लेकिन अब जब आप चुनाव में जाएंगे तो एक तो अभी आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र किया था, उसमें कितना आप पूरा कर पाए, दूसरा यह है कि इस बार कैसे जनता को कन्विंस करेंगे कि वो आपके साथ जुड़े। देखिए, दीनबंधु छोटूराम जी ने कहा था कि किसान के लिए, कमेरे के लिए और आम आदमी के लिए काम करने के लिए सत्ता में भागीदारी बहुत जरूरी है। जननायक जनता पार्टी मात्र 10 महीने के अंदर 10 विधानसभा की सीटें हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको दी, तो उनका फर्ज था कि जो हालात उस वक्त थे, उसके परिस्थितियां थी, उसके अनुसार गठबंधन सरकार में शामिल होकर के सकारात्मक दृष्टि के साथ जनता के कामों को पूरा करवाया जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करवाया जाए, और उसमें लगभग हम कामयाब भी हुए हैं। दुष्यंत जी की एक युवा नेतृत्व की छवि है, ओजस्वी लोकप्रिय नेता है, युवाओं के अंदर एक पकड़ है, किसानों में एक अच्छी छवि है, उनकी काम करने वाले पॉजिटिवनेस जो है वो उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सकारात्मकता और जनता के बीच में लगातार रहना, निरंतरता जिस प्रकार से उन्होंने एक नेता के अंदर रहनी चाहिए। आज की जो भौगोलिक और राजनीतिक जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें जिंदा वही रहेगा राजनीति में जो लोगों के बीच में रहेगा। और दुष्यंत चौटाला जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, जननायक जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में उनको दुख सुख में शामिल रहता है। यही जननायक जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है। जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से यही परंपरा चली आ रही है कि जनता के बीच में रहो, चाहे आप विपक्ष में हो या पक्ष में हो। अगर विपक्ष में हो तो उनकी आवाज को उठाओ, और अगर पक्ष में है, सत्ता में आप भागीदार हैं, सत्ता आपकी है, तो आप उनकी बात को सुन करके और उनके अनुसार सही काम कीजिए। बजरंग दास जी ने जो बातें कही वो सारी की सारी रिलेटेड टाइप बातें प्रवीण जी ने पहले बता दी है। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आप लोगों ने बनाया था, चूंकि अब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि इस 1 साल का वक्त अगर हम लोग मोटा मोटी मान के चले तो रह गया है, उसमें से कितने पूरे कर पाए आप? लगभग पूरे हो चुके हैं। उनमें मेन मुख्य मुद्दा जो रोजगार मेरा अधिकार के नाम से दुष्यंत चौटाला जब सांसद थे उन्होंने उठाया था, तो 75% जो हिस्सेदारी जो उसके अंदर युवा बेरोजगारों को निजी, ठीक है, वो पता है, उनको सवाल पता है, ठीक है। 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन और 75% आपने कहा कि हरियाणा के युवाओं को आप जोड़ेंगे रोजगार के साथ में, ये 2 अहम आपके विषय थे, दोनों पे क्या प्रगति? आयुष जी दोबारा बताइए क्या कह रहे थे?
75 आदमी को भी इन्होंने नौकरी ठीक है, गर्ग साहब जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब जवाब लेते हैं ना, आपने देखिए अपने बारे में बोल दिया। अभी ठीक है, मनदीप जी, हाँ मनदीप। गर्ग साहब मैं बताऊं कि दुष्यंत चौटाला जी वो लीडर हैं जिन्होंने लोकसभा का सांसद होते हुए अपने स्तर पर रोजगार मेला सबसे पहले हरियाणा प्रदेश में लगाया, और उसके बाद जब वो गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री या सरकार के द्वारा हर जिला लेवल पर रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। रोजगार मेलों में हजारों बच्चों को रोजगार मिलता है। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। आप कुछ भी कहें, ये बात आप पिछले 9 साल से रटी रटाई बात कह रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के उस कुशासन को भूली नहीं है। चलिए, अरे तो गर्ग साहब ठीक है ना, अगर वो 75 को भी नहीं दे पाए, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा किया। अगर उन्होंने 75 को भी नहीं दिया होगा तो कम से कम आपके लिए तो बेहतर स्थिति है ना, जनता आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब वो जो बात कर रहे हैं उसको भी सुनना पड़ेगा ना। वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने किया या उसका कारण बता रहे हैं। ठीक है, एक आज ये गठबंधन सरकार घोटालों को स्वयं पकड़ के ठीक है, चलिए पीछे भेजती है। ठीक है, अब आपने कहा कि आप ज्यादातर पूरे कर चुके हैं, अभी जो समय बचा उसमें आप पूरा करेंगे। जनता देखते हैं इसको कैसे देखेगी या किस नजरिए से देखेगी। पंजेटा जी एक सेकंड। ठीक है, मनदीप जी ठीक है, हो गया। पंजेटा जी ठीक है। अरे गर्ग साहब ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ना, उन्होंने 75 भी नहीं दिए तो आपके लिए इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है? आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना फिर। आप ठीक है, एक सेकंड, अभी और लोग भी हैं। ठीक है सर, हो गया गर्ग साहब। अरे गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब और लोग को भी थोड़ा मौका देने दीजिए। रजत पंजेटा जी, लगातार आप लोग, चूंकि जो भी पार्टी सत्ता में है वो क्या कर रही है प्रदेश की जनता के लिए, इसी मुद्दे को लेकर के कांस्टेंट आप लोग गए, लंबा अरसा हो गया है। इस बार कैसे आप लोग उस आंकड़े तक पहुंचेंगे कि प्रदेश के अंदर सत्ता में आए और जनता की सेवा कर पाए? क्या पदयात्रा से ये हो पाएगा पंजेटा जी? पंजेटा जी आप म्यूट हैं क्या? निश्चित तौर पे आयुष जी, अब आवाज आ रही है आपको? जी। हाँ जी, निश्चित तौर पे आयुष जी, जो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और जिस हिसाब से इस सरकार ने, आपने कहा महंगाई, मगर महंगाई में भी कोई रिकॉर्ड तोड़ कोई वो है। अभी इन्होंने कल परसों तो इन्होंने 50 रुपए फिर सिलेंडर के बढ़ा दिए। नवंबर में 494 था, नवंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। कोई महंगाई के कोई रिकॉर्ड 3 गुना कोई थोड़ी ना होते हैं कि आप 3 गुना सिलेंडर बढ़ा दिए, 100 रुपए तेल कर दिया, जीएसटी हर चीज पे लगा दी, आटा दूध दही रोटी के ऊपर भी जीएसटी है, बच्चों की स्टेशनरी पे जीएसटी। इनको तो कोई ढूंढते रहते हैं कि कुछ ना कुछ मिल जाए, कि हवा भी है बाकी, कि कई हवा पे भी, और मुझे लगता है हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर पे भी जीएसटी लगी हो। तो आयुष जी, सभी जो बातें हैं, अभी जजपा से शुरू करूंगा। इन्होंने चौधरी देवीलाल जी का नाम लिया। देवीलाल जी तो अपनी सरकार से लड़ जाते थे, जैसे अब सरपंचों के साथ हो रहा है, किसानों के साथ किसान आंदोलन में हुआ। इस्तीफा दे दिया था चौधरी देवीलाल जी ने न्याय युद्ध के 85 के अंदर महम से। देवीलाल जी की आप क्या रीस करें? आप देवीलाल जी का नाम भी लेते हैं तो उनका कहीं ना कहीं अपमान करने का काम करते हैं, क्योंकि उनकी एक भी नीति के ऊपर आप नहीं चलते। अगर चौधरी देवीलाल जी का नाम और इस परिवार की लेगेसी किसी ने संभाल रखी है तो अभय सिंह चौटाला जी, वो है आज जनता के बीच के अंदर। हर मुद्दा जो है वो उठाते हैं। ये तो विपक्ष के लोग भी मानते हैं कि वो मुद्दे उठाते हैं। 2019 से में जो प्रवीण अत्रे जी इंडियन नेशनल लोकदल में थे, वो भी ऐसे ही सारे के सारे मुद्दे उठाया करते थे। आज वो हैं, मैं मानता हूं भाजपा के अंदर, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आज इन्होंने बात करी पारदर्शिता की। हम पारदर्शिता का विरोध नहीं कर रहे। आपको लगता है पारदर्शिता, यहां सरपंचों को केवल आपने रबर स्टैंप बना के रख दिया। इन्होंने बात करी महंगाई ने विपक्ष ने मुद्दा बनाया। तेल के दाम झूठ बोल रहा हूं मैं, गैस के दाम बढ़े नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूं। हर चीज में जीएसटी लगी, मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? पेंशन की आपने बात करी तो पेंशन तो आपने वापस भी मांगी ना, जिनको आपने 2 साल की, जिनको ज्यादा आपकी नजर में जो ज्यादा चली गई, आपने उनसे क्लेम बैक भी किया, वो हाईकोर्ट में केस है। उसके बाद इन्होंने बात करी कि विकास, सड़कें टूटी पड़ी है हर विधानसभा सत्र के अंदर। आपके खुद के सत्ता में बैठे लोग भी ये बोलते हैं कि मेरे हल्के की सड़कें टूटी हुई हैं, और पीने के पानी, जो मूलभूत सुविधाएं, पीने के पानी की समस्या, आप विधानसभा का सत्र कवर करते हैं। इन्होंने हर वर्ग, आपने भी ये मुद्दा उठाया कि हर वर्ग आंदोलित क्यों है। फिर कभी टीचर बैठे, कभी कोई, ये रास्ता तो बंद ही रहता है 24 घंटे। क्यों सरकार इससे परेशान है? अगर आपकी सरकार से लोग इतने खुश हैं तो वो लोग ही तो है जो जनता के बीच में। 9 लाख, अभी इन्होंने कहा कि सिर्फ 6 लाख बेरोजगार है। अरे कमाल कर दिया तेरे साहब। ग्रुप सी के लिए कितने एप्लीकेशंस आए आपको पता है? 11 से 12 लाख। 9 लाख तो कांस्टेबल के लिए आए थे। उसके बाद आपने 9 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। अरे अत्रे जी, एप्लीकेशंस देखो बच्चे कितने भरते हैं आपसे, आपके कितने पद खाली पड़े? 1,82,000।
स्कूल में टीचर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, छतें लीक कर रही हैं। पंचकुला की जैसे इमरजेंसी, पंचकुला जैसी जगह में इमरजेंसी की मॉनसून में छतें लीक कर रही होती है, पानी टपक रहा होता है। क्या तो आपने हरियाणा की अर्थव्यवस्था और ये कहां इतना 3 लाख करोड़ आपने खर्च कर दिया। आप सड़कों की हालत जर्जर, हर चीज। आज हम नहीं बोल रहे, आज पत्रे जी, ये विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष के साथियों को दिक्कत हो रही है, ये टीवी चैनल अखबार बोल रहे हैं। आपके खिलाफ जो मैंडेट आएगा ना, राज के साथ तो जनता होती है। जब जा रहा होता है ना, आपने जाते भी देखे, आते भी देखे और हमने भी देखे। अब आप देखना 2024 के अंदर जब ये खिसकेगी जमीन। प्रवीण जी, इतने मुद्दे गिनवा दिए हैं, इतने मुद्दे गिनवा दिए हैं विपक्ष ने, कैसे काउंटर करेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बताता हूँ विपक्ष कैसे खेल खेलता है। अभी साहब ने एक बात कही कि सरकार ने 9 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने तो कैटेगरी वाइज बता दिया था कि 3 लाख लोग तो वो थे जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे लेकिन उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ था। लगभग 72,000 लोग वो थे जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे लेकिन उनका बीपीएल कार्ड बना हुआ था। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति पात्र नहीं है, जो व्यक्ति सक्षम है, उसको सुविधा क्यों? बड़ा सीधा सा इन्होंने ये नहीं बताया कि 12 लाख नए बीपीएल कार्ड इसी सरकार ने एक क्लिक से बनाए, जिन जो पात्र थे और जिन बेचारों को ये योजना का लाभ मिल ही नहीं रहा था, इसका जिक्र नहीं करते। लेकिन जिनके कटे और क्यों कटे तो हमने बताया खुद कि भाई 3 लाख तो ऐसे तो जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे, 72,000 ऐसे तो जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड थे। अब जो बीपीएल कार्ड बनने की योग्यता है उसका पैमाना हम सबको पता है, 2 लाख रुपए सालाना आमदन। उसके बावजूद उन्होंने जब ग्रुप सी की वैकेंसी निकलती है तो 7-8 लोग अप्लाई करते हैं। अरे साहब, ये तो आप ही जानते हो कि जब नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता है वो केवल हरियाणा के प्रत्याशी नहीं होते, क्योंकि कानून के अनुसार देश का कोई भी नागरिक किसी भी प्रदेश में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं या वो ग्रुप डी की नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन वो चलिए ठीक है, अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब देखना यही है, क्योंकि दावे यहाँ पार्टियों के सबके अपने अपने हैं, लेकिन जनता इन सारी चीजों को बहुत गंभीरता से देख रही है और अब देखना यह है कि इस बार जनता फैसला क्या करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।